अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा आर्टिकल है वो आस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। तो कल हमने आस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स उसको स्टडी किया। तो आज हम कर रहे हैं आस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स कि एनिमल्स में साल्ट और वाटर का एक्सचेंज एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ कैसे होता है। अब जो एनिमल्स होते हैं उनमें साल्ट यानी सल्यूट और वाटर उसका एक क्रिटिकल बैलेंस होना चाहिए। अगर वो क्रिटिकल बैलेंस मौजूद होगा तो एनिमल सर्वाइव कर सकते हैं। इसलिए जो एनिमल्स होते हैं वो अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ वाटर और साल्ट का एक्सचेंज करते हैं। तो जहाँ पर हम टू अप्रोचेस इसको डिस्कस करेंगे जिसके ज़रिए एक्सचेंज ऑफ सल्यूट एंड वाटर होगी। तो टू अप्रोचेस हैं इसमें। एक जो है उसको कहा जाता है आस्मो कन्फर्मर्स और दूसरा जो है उसको कहा जाता है आस्मो रेगुलेशन। अब जो आस्मो कन्फर्मर्स होते हैं उनमें ये होता है कि मसलन इस तरह से एनिमल और ये उसकी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट तो ये वाटर और सल्यूट की कंसंट्रेशन के लिहाज से अपने माहौल के साथ ये आइसोटोनिक होते हैं। ये आइसोटोनिक होंगे। आइसोटोनिक के बाहर और एनिमल के अंदर साल्ट और वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो तकरीबन सेम होती है। इसलिए जो आस्मो कन्फर्मर्स होते हैं उनको अपनी जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है उसको मेंटेन रखने के लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़्म इस्तेमाल करने की ज़रूरत पेश नहीं आती। दे नॉट रिक्वायर्ड टू यूज़ एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़्म। अब एक्टिव आपको पता होगा कि एक्टिव मूवमेंट उसको कहा जाता है जिसमें लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होती है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होती है, उसको कहते हैं। क्योंकि जहाँ पर इन्वायरमेंट तकरीबन सेम है जिसकी वजह से इनको एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़्म एम्प्लॉय करने की ज़रूरत नहीं होगी। अब जो आस्मो रेगुलेशन या जिनको आस्मो रेगुलेटर्स कहा जाता है, आस्मो रेगुलेटर्स इनको कहा जाएगा। आस्मो रेगुलेटर्स इसलिए कहा जाता है कि इनमें आस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस होगा और जहाँ पर साल्ट और वाटर या सल्यूट और वाटर उसकी मूवमेंट होगी। मसलन अगर एनवायरनमेंट जो है वो हाइपोटोनिक है एनिमल और उसकी जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वो हाइपोटोनिक है, ये हमने कल किया था। ये इसकी इन्वायरमेंट जो वो हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट है। तो हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट उसको कहा जाता है जहाँ पर सल्यूट कंसंट्रेशन कम हो, वाटर ज़्यादा हो। इसलिए जहाँ पर जो वाटर है वो किसकी तरफ मूव करेगा, ये एनिमल बॉडी के अंदर मूव करेगा। तो जहाँ पर वाटर की मूवमेंट होगी बॉडी के अंदर, और जिसका नतीजा ये निकलेगा कि एनिमल के अंदर जो वाटर
उसकी क्वांटिटी है वो ज़्यादा हो जाएगी। अब जहाँ पर बाहर वाटर ज़्यादा है लेकिन एनिमल के लिहाज से उसके अंदर वाटर ज़्यादा है, अब बाहर ऑलरेडी ज़्यादा है लेकिन बाहर के लिहाज से अंदर कम होगा, इसको आप इस तरह समझ लें। अब जहाँ पर ये होगा कि एनिमल के लिहाज से इसके अंदर वाटर की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा है, अब वो करेगा कि इसको जो एक्सेस वाटर होगा, जहाँ पर इसके अंदर जो एक्सेस वाटर होगा, एक्सेस वाटर, तो एक्सटर्न जो हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट है उसमें खारिज करेगा, यानी फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन। इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़्म कहा जाता है कि जिसमें मटेरियल की मूवमेंट अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगी, कि एनिमल के अंदर वाटर एक्सेस हो गया है, एनिमल एक्सेस वाटर की मौजूदगी में मेटाबॉलिक प्रोसेस परफॉर्म नहीं कर सकेगा क्योंकि उसका जो सॉल्यूशन है उसके अंदर वो डाइल्यूट हो जाएंगे और मेटाबॉलिक प्रोसेस नहीं होंगे, एनिमल सर्वाइव नहीं कर सकेगा। इसलिए उसके अंदर जो एक्सेस वाटर है वो कहाँ खारिज करेगा, हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में जिसमें पानी ऑलरेडी ज़्यादा है। अब ये तो हो गया कि अगर हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट हो, अब अगर एनिमल है और ये हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट है, जहाँ पर हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट, हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट। अब हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट, इसमें साल्ट ज़्यादा होती हैं और जिसकी वजह से इसके अंदर साल्ट एक्सेस हो जाएंगे, एक्सेस साल्ट। अब एनिमल के लिहाज से, एनिमल की बॉडी के लिहाज से साल्ट एक्सेस हैं। अब वो किस माहौल में, किस एनवायरनमेंट में इन साल्ट्स को एक्सक्रीट करेगा, तो ये एक्सेस साल्ट को हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में खारिज करेगा। एक्सेस साल्ट ये हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में खारिज करेगा, हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में। अब ये मूवमेंट भी क्या होगी, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगी। इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़्म कहा जाता है। तो ऐसे एनिमल्स जिनमें कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़्म अप्लाई होगा उनको ऑस्मो रेगुलेटर कहा जाता है। अब हमने ये देखना है कि ऑस्मो रेगुलेशन मुख्तलिफ जो इन्वायरमेंट्स हैं उनमें कैसे होती है। सबसे पहले जो इन्वायरमेंट हम स्टडी करेंगे वो है मैरीन, यानी सीज वाटर, समुंदर का पानी, जिसको मैरीन कहा जाता है। तो मैरीन एनवायरनमेंट। अब जहाँ पर जो मोस्टली इनवर्टिब्रेट होते हैं, मोस्टली इनवर्टिब्रेट, ये आइसोटोनिक होंगे, आइसोटोनिक टू सीज वाटर, टू सीज वाटर, तो ये आइसोटोनिक होंगे। इनवर्टिब्रेट, तो मोस्टली जो इनवर्टिब्रेट हैं वो सीज वाटर के साथ आइसोटोनिक होती हैं, यानी ऑस्मो कन्फर्मर्स होती हैं। तो इनको अपने अंदर जो सॉल्यूट कंसंट्रेशन है, वाटर की जो कंसंट्रेशन है, उसको एडजस्ट करने के लिए कोई एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़्म परफॉर्म नहीं करना पड़ेगा। अब जो आप कह दें कि वर्टिब्रेट में, अमंग वर्टिब्रेट्स,
तो वर्टिब्रेट्स में हैग फिश ये आइसोटोनिक होगी। हैग फिश ये आइसोटोनिक होगी, आइसोटोनिक टू सीज वाटर, यानी हैग फिश वर्टिब्रेट में से ये सीज वाटर के साथ आइसोटोनिक होगी। अब इसको भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़्म अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन भी सीज वाटर के लिहाज से सेम है। अब हम इसमें देखेंगे कार्टिलेजिनस फिशेस। कार्टिलेजिनस फिशेस को हम डिस्कस करेंगे। तो हम मैरीन एनवायरनमेंट इसको स्टडी कर रहे हैं, मैरीन एनवायरनमेंट। अब इसमें हम तीसरे नंबर पर कार्टिलेजिनस फिश इसको डिस्कस करेंगे। अब जो कार्टिलेजिनस फिश है, यानी इस तरह से ये कार्टिलेजिनस फिश है, कार्टिलेजिनस फिश। अब इसके अंदर लो साल्ट कंसंट्रेशन होगी, लो साल्ट कंसंट्रेशन। अब इसकी बॉडी में लो साल्ट कंसंट्रेशन है, लेकिन बाहर जो इन्वायरमेंट है वो कौन सी है? हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट है, हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट। अब ये जो हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट है, इसकी वजह से साल्ट इसके अंदर दाखिल होंगे, सॉल्यूट इसके अंदर दाखिल होंगे। अब जिसकी वजह से कार्टिलेजिनस फिश के अंदर साल्ट ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन इसने अपने अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन को लो रखना है एज़ कम्पेयर टू सीज वाटर, यानी बाहर की निस्बत इसने अपने अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन को लो रखना है। अब साल्ट इसके अंदर दाखिल हो रहे हैं क्योंकि बाहर हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट है। अब ये एक्सेस साल्ट को किस तरीके से रिमूव करेगी? इसमें एक तो ये अपने जो गिल्स हैं, गिल्स उनको इस्तेमाल करेंगे, और जो गिल्स हैं ये साल्ट बाहर की तरफ सिक्रीट करेंगे, सिक्रीट साल्ट्स। उसके साथ साथ इस फिश में रेक्टल ग्लैंड होते हैं, रेक्टल ग्लैंड्स। रेक्टम से है तो फर्स्ट ईयर में आपने डाइजेस्टिव सिस्टम उसमें देखा होगा कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका जो आखिरी पार्ट उसको रेक्टम कहा जाता है, जहाँ पर वेस्ट मटेरियल जाकर स्टोर हो जाते हैं। तो वहाँ पर इसकी जो रेक्टम होगी उसमें ग्लैंड मौजूद होंगे। आज जो रेक्टल ग्लैंड्स हैं ये भी बलूनी माहौल में साल्ट एक्सक्रीट करेंगे, साल्ट खारिज करेंगे। इस तरह से ये अपने अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन को लो रखेगी कि ये अपने अंदर लो साल्ट कंसंट्रेशन को मेंटेन रखेगी कार्टिलेजिनस फिश। लेकिन किस माहौल में है? हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट, जिसमें साल्ट ज़्यादा होते हैं। साल्ट इसके अंदर दाखिल होंगे, इसके अंदर साल्ट ज़्यादा होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन इसने अपने अंदर लो साल्ट कंसंट्रेशन उसको मेंटेन रखना है।
उसको कैसे मेंटेन रखेगी, अपनी गिल्स के लिए साल्ट खारिज करेगी। डायरेक्टर ग्लैंड्स उसके लिए साल्ट जो है वो बाहर हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में खारिज करेगी। तो इसको ऑस्मो रेगुलेशन कहा जाता है, यही ऑस्मो रेगुलेशन है। अब कुछ फिशेस ऐसी हैं, सम फिशेस तो ये जो सम फिशेस हैं ये करते हैं कि जो अपनी इंटरनल सॉल्यूट कंसंट्रेशन है उसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के मुताबिक उसको आइसोटोनिक रखने की कोशिश करती हैं। यानी कुछ फिशेस अपनी जो इंटरनल सॉल्यूट कंसंट्रेशन है उसको आइसोटोनिक रखने की कोशिश करती हैं। अब ये उसको कैसे आइसोटोनिक बनाएंगी? अब ये जो सम फिशेस हैं दे कैप्ट इंटरनल salt concentration isotonic to external environment, to external environment, external environment। अब ये जो कुछ फिशेस उसमें ये होते हैं कि ये अपने अंदर accumulate urea within their body, अपनी बॉडी के अंदर ये यूरिया जो है उसको कंसंट्रेट कर लेती हैं, जमा कर लेती हैं, ताकि इनके अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन सीज वाटर के मुताबिक हो जाए। लेकिन यूरिया ये हार्मफुल होता है, इसको ज़्यादा देर बॉडी में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि अगर ये ज़्यादा देर बॉडी में रहेगा तो ये हार्मफुल होगा, ये बॉडी को हार्म पहुंचाएगा, नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए इन्होंने ये किया, इनमें एक अडाप्टेशन डेवलप हुई कि इन्होंने एक और केमिकल जिसको ट्राई मिथाइल अमीन ऑक्साइड, तो ट्राई मिथाइल अमीन ऑक्साइड इसको बॉडी में इन्होंने एक्यूमुलेट करना शुरू कर दिया, स्टार्ट टू accumulate instead of यूरिया। तो यूरिया की बजाय इन्होंने ट्राई मिथाइल अमीन ऑक्साइड उसको अपने बॉडी में जमा करना शुरू कर दिया, ताकि अपने जो अंदरूनी एनवायरनमेंट है उसके जो साल्ट कंसंट्रेशन है उसको सीज वाटर के मुताबिक आइसोटोनिक रख सकें। उसके बाद इसमें बोनी फिशेस आ जाती हैं। बोनी फिशेस अब दोनों में फ़र्क क्या होता है कि जो बोनी फिशेस होती हैं उनका जो स्केलेटन है ये बोन पर मुश्तमिल होते हैं, जबकि कार्टिलेजिनस फिश का स्केलेटन कार्टिलेज नरम हड्डी पर मुश्तमिल होते हैं, सॉफ्ट बोन पर मुश्तमिल होते हैं। अब बोनी फिश इनको कहा जाता है कि दीज आर डिसेंडेंट्स ऑफ hypotonic ancestors
कि जो बोनी फिश है, इसके जो आबाओ अजदाद थे वो किस माहौल में पाए जाते थे? हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में, यानी फ्रेश वाटर में। लेकिन बाद में इस यानी जो बोनी फिशेज़ है, इसने यानी बोनी फिश ने मैरीन इन्वायरमेंट को अडॉप्ट किया। लेटर अडॉप्टेड टू मैरीन इन्वायरमेंट, मैरीन इन्वायरमेंट, salty water, salty water। अब इन्होंने मैरीन एनवायरनमेंट को अडॉप्ट कर लिया। अब बाहर जो माहौल है वो तो हाइपरटोनिक है, लेकिन ये हाइपोटोनिक होगी। क्या होगी? हाइपोटोनिक। अब जो फिश है, बोनी फिश, बोनी फिश ये होगी हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक। जबकि बाहर जो इसके माहौल है वो हाइपरटोनिक है, हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट। हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट है, जिसकी वजह से इस बोनी फिश से पानी जो खारिज होता रहेगा, कहाँ पर? हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में, क्योंकि उसमें साल्ट ज़्यादा हैं। तो पानी हमेशा उस जगह से जिसमें साल्ट कम होते हैं, वहाँ से उस जगह की तरफ मूव करेगा जिसमें साल्ट ज़्यादा होते हैं। तो वाटर ये रिमूव होता रहेगा, और जिसकी वजह से बोनी फिश में पानी की कमी होगी, डेफिशिएंसी ऑफ वाटर डेवलप होगी। जब डेफिशिएंसी ऑफ वाटर डेवलप होती है तो सीज यानी जो बोनी फिश है ड्रिंक सीज वाटर, तो जो दरिया के पानी को पिएगी, उसको ड्रिंक करेगी, तो ड्रिंक सीज वाटर। अब जब समुद्र का पानी पिएगी, इसके अंदर साल्ट ज़्यादा हो जाएंगे, इसके अंदर साल्ट ज़्यादा हो जाएंगे। अब वो साल्ट कैसे रिमूव करेगी कि इसकी जो किडनीज होती हैं वो साल्ट को यानी ऐसा यूरिन खारिज करेगी जो कि कंसनट्रेटेड यूरिन होगा, जिसमें साल्ट ज़्यादा होंगे, पानी कम होगा। तो इस तरह से बोनी फिश ये अपनी इंटरनल कंडीशंस को एडजस्ट करेगी एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़्म उसकी मदद से। तो ये था कि एनिमल्स में ऑस्मो रेगुलेशन कैसे होती है। तो जहाँ पर ये आर्टिकल ख़त्म होते हैं, तो अल्लाह हाफ़िज़।